नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार, एक ऐसा शो जहां पर हम आपके तमाम सवालों के जवाब देते हैं। शेयर बाजार जो भी जानकारी आपको चाहिए आसान भाषा में हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं और इस शो में आप अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। एक QR कोड आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे आपको स्कैन कर देना है। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे और वहाँ पर अपने सवाल आप छोड़ सकते हैं। कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल है तो स्टॉक का नाम डालिएगा, आपने किस भाव पे वो स्टॉक को खरीदा है और कब तक इसमें रुकना चाहते हैं, ये डिटेल्स हमें दे दीजिएगा ताकि हमारे एक्सपर्ट आपको सही और सटीक सलाह दे पाएँ। एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ गौरांग शाह और अक्षय भागवत जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आप दोनों का स्वागत है नई पेशकश हमारी शेयर बाजार सबका अधिकार में। और चलिए सवालों का सिलसिला भी शुरू करते हैं और नफीस हमारे साथ बिहार से फ़ोन लाइन पर हमारे साथ है। नफीस करीम जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर, क्या हालचाल आपके? जी नमस्कार, ठीक है मैम। बताइए किन स्टॉक्स में आपने खरीदारी करनी है? टाटा स्टील में 160 शेयर मेरे पास है, 175 शेयर जो 160 पे खरीदारी किए थे। ओके। और बीपीसीएल में 350 पर खरीदारी किए थे 100 शेयर। ठीक है। सर दोनों में कितना समय देना चाहेंगे आप? 6 महीना, साल भर। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक बार चार्ट्स पर हम चेक ले लेते हैं। तो अक्षय 160 टाटा स्टील और BPCL 350। अगर टाटा स्टील की बात करें तो रिसेंटली मेटल्स में रिकवरी हमने काफी जोरदार देखी बहुत सारे स्टॉक्स में, पर कहीं ना कहीं टाटा स्टील में वो तरीके का रिकवरी अभी तक नहीं दिख पाया है। हल्का सा रिकवरी बिल्कुल हुआ 140 से 150, पर ये मोर ऑफ अ पुल बैक रैली है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगले आने वाले दौर में जो शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ उसमें ज्यादा कुछ तेजी की फिलहाल मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। जो रिसेंट स्विंग लो था 135, वो रिटेस्ट होने के चांसेस भी दिख रहे हैं। तो प्राइस स्ट्रक्चर तो नेगेटिव है। तो अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म का हो तो मैं कहूंगा बेटर रहेगा कि टाटा स्टील से एग्जिट ले। और अगर मेटल कंपनियों में आप प्रेफर करते हैं या शिफ्ट करने के लिए ओपन है तो JSW स्टील या जिंदा स्टील ये बेटर ऑप्शंस रहेंगे ऑन बेसिस ऑफ प्राइस रीडिंग। दूसरा स्टॉक बीपीसीएल की अगर हम बात करें तो एक हल्का सा नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। और कॉशन वाली बात रहेगी जब भी स्टॉक 270 ब्रेक कर जाए, क्योंकि 270 एक बहुत ही अहम टेक्निकल सपोर्ट पॉइंट है जो मेरे हिसाब से 8 से 10 महीने से होल्ड कर रहा है। तो अगर आपका नजरिया 6 महीना प्लस है और हम करीबन 20-25 पॉइंट अभी सपोर्ट से दूर है तो सजेशन रहेगा कि आपको 260 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बाय चांस वो ब्रेक करता है तो आपको एक बार एग्जिट लेना बनता है, क्योंकि वो ब्रेक करता है तो स्टॉक में काफी बड़े डाउनसाइड खुल सकते हैं। तो व्यू रहेगा फिलहाल होल्ड कीजिए बीपीसीएल, और टाटा स्टील एग्जिट करके अगर आप दूसरे मेटल के स्टॉक्स में ओपन है तो शिफ्ट करना बेहतरीन रहेगा। ठीक है, बीपीसीएल पे यहाँ पे स्टॉप लॉस 260 का दिया गया है। टाटा स्टील एग्जिट कर ले। दूसरा स्टील स्टॉक भी जिंदा स्टील का बताया तो वहाँ पे चाहिए तो आप स्विच कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ यूट्यूब पे हमें काफ़ी सवाल आ रहे हैं तो वहाँ से भी एक सवाल ले लेते हैं। अक्षय जी आपके पास यहाँ चाहूँगा इस सवाल के लिए। आराध्या का सवाल है गेल पर 200 शेयर होल्ड कर रहे हैं करीबन 196 के भाव से। अब स्टॉक देखें तो रिसेंटली शायद नवंबर लो से देखें तो कुछ 15% ऊपर आ चुका था रिसेंटली, बट वहाँ से थोड़ा करेक्ट होकर अब 7-8% नीचे आ चुका है। तो बताइए ये जो थोड़ी एक रिकवरी थी फिर वापस थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है, ये करेक्शन कंटिन्यू हो सकता है, यहाँ से एक रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। जी, तो बहुत सारे ऑयल एंड गैस कंपनीज का जो रिसेंटली हमने रिकवरी देखा था उसे टेक्निकली हम पुल बैक रैली करके कंक्लूड करेंगे, क्योंकि अभी तक जो रिकवरी है उसमें कुछ मेजर ऐसे डेवलपमेंट नहीं हुए कि आगे जाके वी शेप्ड रिकवरी बने, वो संकेत दिख पा रहे प्राइस चार्ट पे। तो टेम्परेरी बाउंस बैक वाला फेज था और वापस एक करेक्शन का दौर स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ऊपरी स्तर में बहुत बिकवाली का प्रेशर हमने बहुत सारे ऑयल एंड गैस स्पेस वाले कंपनियों में देखा है। तो गेल की बात करें यहाँ से तो 210 ये एक बहुत अहम शॉर्ट टू मीडियम टर्म का रेजिस्टेंस है। वही एरिया से हमने ये रिविजिट करने के बाद सेलिंग प्रेशर बनते हुए दिखा है, जिसके चलते शायद जो रिसेंट स्विंग लो था एक आध 2 हफ्ते पहले 180 का जो स्विंग लो था वो वापस
छूने की तैयारी कर रहा है स्टॉक और शायद वो भी ब्रेक हो जाए। तो ओवरऑल जो टेक्निकल अहम सपोर्ट बनेगा मीडियम टर्म के लिए वो काफी दूर है, 165 के आसपास है। तो थोड़ा सा जो रिस्क या डर है कि 165 या 170 तक स्टॉक नीचे की तरफ छू सकता है। तो नजरिया अगर आपका शॉर्ट टू मीडियम टर्म का है तो एक बार आप गेल में एग्जिट कर ले, ये राय रहेगी। तो ये है राय आपको मिलती हुई और एग्जिट करने की सलाह, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म नज़रिए के हिसाब से आपको राय मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला जो हमारे साथ सवाल लेकर हाजिर है दिवांकर। चलिए हमारे साथ इस वक्त अक्षय मौजूद हैं। अक्षय गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर अजमेर से बोल रहा था सर मैं। अरे वाह, ख्वाजा की नगरी बगल में पुष्कर। बताइए किस तरह से मदद की जाए? एयरटेल के शो शेयर है सर जी 461 के बाइंड किए हुए सर अभी। ठीक है, तो क्या करना चाहिए सर, कितने टाइम के लिए? 6 मंथ के लिए मेरा होल्डिंग पीरियड है, तो क्या करना चाहिए सर? ठीक है ठीक है अक्षय, 6 महीने का नजरिया, इसलिए मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। 461 की इनकी बाइंग है फिलहाल, इनको यहाँ पर नुकसान होता हुआ 429-30 के भाव पे इस वक्त चल रहा है रेलटेल। हालांकि हमने पिछले दिनों देखा कि रेलवे शेयरों में एक अच्छा जो है रनअप हमने देखा था, वक्त वक्त पर एक बाउंस हमें नज़र आता है, लेकिन चूंकि इनकी खरीदारी 461 की है और 6 महीने का नज़रिया है, तो उस हिसाब से क्या करना चाहिए? तो बाउंस बैक जरूर दिखा था, पर जो प्राइस पैटर्न रिसेंटली डेवलप हुआ है वीकली में एक इंडिसीजन या डोजी दिखा है, जिसका मतलब है एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बिल्डअप होने के संकेत दिख रहे हैं 455 460 पे, और शायद आपका बाइंग प्राइस मेरे हिसाब से वही स्तर के आसपास है। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वापस रेजिस्टेंस से हल्की सी बिकवाली दिखने को मिल सकती है स्टॉक में, जिसके चलते रेलटेल शायद वापस 360 370 का लेवल छू सकता है। 6 महीने का नजरिया है, थोड़ा लंबा है, तो एक रेंज बाउंड का दौर रहेगा। 345-50 ये लोअर एंड है और 465-470 ये अपर एंड ऑफ द बैंड है। पर सिंस अपर एंड ऑफ द बैंड से थोड़ी सी बिकवाली वापस देखने को मिली है, तो एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू नेगेटिव रहने के संकेत दिख पा रहे हैं। तो सजेशन रहेगा कि अगर एग्जिट ले सकते तो बेटर रहेगा, क्योंकि काफी टाइम मेरे हिसाब से ये रेंज के दौरे में स्टॉक फंसा रहेगा। तो एग्जिट की राय रहेगी रेलटेल में। चलिए, तो यहाँ पर एग्जिट की राय रेलटेल में सामने आती हुई, और व्हाट्सएप के ज़रिए आरती इंडस्ट्रीज़ पर शहबाज अहमद का हम सवाल लेंगे। इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 501 की है। गौरांग, मुझे नज़रिया तो इनका पता नहीं है, लेकिन क्या आप टिप्पणी कर पाएंगे? कविता देखिए, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो हम बने रहने की राय देंगे। हालांकि इस स्टॉक ने नतीजों के आधार पर बहुत ही बुरे आंकड़े आए थे और उसका परिणाम यह हुआ कि शेयर के दाम भी काफी नीचे लुढ़क गए। लेकिन जिस स्तर पर इन्होंने निवेश किया और जो स्तर पर कामकाज कर रहा है, वहां से हमें लग रहा है कि अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है, और लंबी अवधि का नजरिया खास करके आरती इंडस्ट्रीज जैसे शेयर में आपके कम से कम 1.5 से 2 साल होना चाहिए, उस परिस्थिति में हम बने रहने की राय देंगे। और अगर 400 के आसपास आता है गिरावट में, और अगर निवेश लायक पूंजी है तो और भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, बने रहने की सलाह आती इंडस्ट्री पर। इसी के साथ हम ठीक है यूट्यूब सवाल ले लेते हैं अभी। तो ये सवाल चंदन कुमार का है, सॉरी चंदन कुमार का नहीं, आयुषी मिश्रा का है, टाटा मोटर्स पर। हालांकि इन्होंने अपनी रेट नहीं बताया कि कौन से रेट पे इन्होंने ख़रीदा है, बट रिसेंटली हम देखे तो उसमें काफ़ी करेक्शन हुआ है। गौरंग जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। अब टाटा मोटर्स ज़रा देखिए, हम देख रहे हैं कि अगर अगस्त हाई से देखें तो स्टॉक करीबन 35% गिर चुका है। अब इतना गिरने के बाद क्या यहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है स्टॉक? देखिए, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आप बखूबी पहले तो अगर निवेश है तो बने रह सकते हैं। ऊपरी स्तर पर निवेश किया है, लंबी अवधि के लिए निवेश लायक पूंजी है, तो इस स्तर पर थोड़ा थोड़ा करके जोड़े, पूरी ताकत लगा करके न जोड़े। और अगर आपको नया निवेश करना है तो वहां पर भी हमारी यही सलाह होगी कि आप पूरी ताकत लगा करके निवेश मत कीजिए, लेकिन धीरे धीरे करके निवेश कीजिए। बुनियादी दर के आधार पर एज अ डिस्क्लोजर हमारी खरीदारी की राय है टाटा मोटर्स पर। ठीक है, टाटा मोटर्स पर खरीदारी की राय। बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ दीपांकर दास कोलकाता से जुड़े हैं। दीपांकर जी नमस्कार, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ आईटीसी पे। मेरा आईटीसी का 1600 शेयर है 480 पे। ओके, तो क्या करना है, होल्ड रखूं या बेच दूं या स्टॉप लॉस थोड़ा बताएंगे? और ये मैं 1 साल तक रुक सकता हूँ।
ठीक है अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आईटीसी लिमिटेड की अगर हम बात करें, 480 की इनकी ख़रीद है। 1 साल का इनका नज़रिया है फ़िलहाल यहाँ पर, लेकिन इसके साथ ही ये रणनीति भी जानना चाहते हैं। हालांकि आईटीसी को लेकर जो सबसे अहम खबर आई वो थी डीमर्जर को लेकर। जी हाँ, आईटीसी लिमिटेड से उसका जो होटल बिज़नेस है वो अलग हो जाएगा। 1 जनवरी से ये फैसला जो है वो लागू होगा। दिग्गज कंपनी है सिगरेट से लेकर साबुन जैसे डेली यूज़ प्रोडक्ट्स बनाने वाली एफएमसीजी कंपनी आईटीसी लिमिटेड, और होटल बिजनेस का डीमर्जर तो फाइनल हो गया है। ऐसे में इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या रणनीति होनी चाहिए? ये देखिए, 1 साल का नजरिया है तो अभी तक जो थोड़े लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम्स के चार्ट्स देख रहा था मैं, उस पे ट्रेंड अभी भी मजबूत है। तो शॉर्ट टर्म का जो दौर गया अभी गए 2 महीने में, वो थोड़ा सा स्टॉक दबाव में रहा। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं 450 460 के आसपास थोड़ी सी डिमांड बनते हुए दिख रही है स्टॉक में, कंपेयर टू अदर एफएमसीजी स्टॉक्स जिसमें भारी गिरावट हमने गए 2 महीने में देखी। वो हिसाब से आईटीसी काफी संभला है, तो वही हिसाब से मैं अच्छी रिकवरी की भी उम्मीद कर रहा हूँ। और एक डिफेंस नेम है कंपेयर टू दी मार्केट, तो एक स्टेबिलिटी मिलता है जब भी आप आईटीसी में इन्वेस्ट करते हो। तो मेरे हिसाब से आपको इसको होल्ड करना है। एक रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं जहां पे 520 ये पॉसिबल टारगेट बन सकता है 8 to 10 मंथ्स के होल्डिंग में। तो होल्ड करें। 5440 450 एक सपोर्ट एरिया है। रिकवरी की उम्मीद कर रहा हूँ। 1 साल का नजरिया है तो 520 का टारगेट प्रोजेक्शन बनेगा आईटीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सचिन शर्मा। सचिन नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं रीवा से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश से। ऑलराइट, बताइएगा किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं? मैम मैंने IRFC का शेयर लिया हुआ है 145 के भाव पर। ओके। मेरे कम से कम उसमें 400 शेयर हैं। तो मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है मैम, तो उसके लिए कुछ राय बता दीजिए। चलिए लॉन्ग टर्म के लिए गौरांग के पास ही जाएंगे। गौरांग, इनकी बाइंग प्राइस 145 है। अगर आपकी कवरेज में हो तो फिर बाइंग प्राइस के लिहाज से लंबी अवधि का नज़रिया कितना रखना चाहिए? कविता देखिए, फिलहाल तो कवरेज नहीं, लेकिन जब आईपीओ आया था इसका कुछ सालों पहले, तो आईपीओ में आईपीओ नोट निकाली थी आईआरएफसी पर। और मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कविता, जो अक्सर रक्षा क्षेत्र के बारे में टिप्पणी करी जब प्रश्न पूछा गया था, कि अगर आप रेलवे, रक्षा या फिर कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र में निवेश करते हैं तो अनिवार्य पहले तो ये आपका नजरिया 6 महीना या साल भर का नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा कम से कम 1.5-2 साल या 2.5 साल का होना चाहिए, जिससे आपके निवेश के ऊपर आपको निर्णायक तरीके से मुनाफा या लाभ मिल सके। और ये जो पूरा परिवर्तन हो रहा है भारतीय रेल का, ये मेरे ख्याल से आने वाले 3, 4, 5 साल तक ऑर्डर बुक के तहत सभी सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों को एक अच्छा खासा ऑर्डर मिल सकता है, और उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हुए उनके नतीजे भी काफी अच्छे आ सकते हैं। फिलहाल तो कवरेज नहीं है, लेकिन जब आईपीओ आया था तब हमने लंबी अवधि के लिए निवेश कराई थी। पीछे खबर आ रही है, 1 फरवरी 2025 बजट वाले दिन शनिवार को शेयर बाजार खोलने की तैयारी है। क्या है एक्सक्लूसिव खबर? डिटेल के साथ मौजूद है हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा। अंकुर, बताइए क्या है खबर? जी हाँ, बिल्कुल। एक्सचेंजेस बातचीत कर रहे हैं कि 1 फरवरी जो इस बार शनिवार को आएगा बजट डे वाले दिन, क्या उस पर मार्केट को खोल सकते हैं। तो हमें तो सूत्र यही बता रहे हैं कि एक्सचेंजेस इसकी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, जो इकोसिस्टम है उसको तैयार करने के लिए कि किस तरीके से जो इन्वेस्टर्स हैं वो बजट के अनाउंसमेंट के साथ साथ रिएक्शंस भी दे सकें। और ऐसा सिर्फ आज ये पहली बार नहीं होगा। अगर 1 फरवरी 2025 को मार्केट्स ओपन होते हैं, इससे पहले भी इंस्टेंसेस हुए हैं। एक इंस्टेंस मैं आपको बता सकता हूं 1 फरवरी 2020 का, जबकि शनिवार था, यूनियन बजट प्रेजेंट हुआ था और मार्केट खोले गए थे। इसी तरीके से 28 फरवरी 2015 को भी मार्केट खोले गए थे, जबकि ये शनिवार था। उस समय अरुण जेटली जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बजट प्रेजेंट किया था। तो इससे पहले के भी इस तरीके के उदाहरण है कि मार्केट खोली गई है सैटरडे को, और इस बार भी एक्सचेंज अपनी तरफ से बैठकें शुरू कर चुके हैं कि कोशिश यही है कि बाजार को बजट डे के दिन खोला जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर इस जानकारी के लिए। तो मोस्टली यहाँ पे बाजार खुले रहने की उम्मीद की जा सकती है सैटरडे के दिन।
चलिए इसी के साथ यूट्यूब से कुछ सवाल ले लेते हैं, वहाँ पे हमें काफ़ी सवाल आ रहे हैं। तो शैंकी का सवाल है, अक्षय जी आपके पास आना चाहूँगा। टाटा मोटर्स पर, तो टाटा मोटर्स तो हो चुका है, हीरो मोटोकॉर्प पे इनका सवाल है। सेम मूव जैसे टाटा मोटर्स का है वैसे हीरो मोटोकॉर्प पे भी मूव आता हुआ नजर आ रहा है। इस साल के हाई से देखें तो वहाँ से ये स्टॉक भी 30% गिरता हुआ नजर आ रहा है। इनकी खरीदारी 4790 के भाव से है। वहाँ से भी देखें तो स्टॉक नीचे की तरफ ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे इनको लॉस होता हुआ नजर आ रहा है करीबन 8% का। इसके साथ स्टॉक ने आज मल्टी मंथ लो को भी टच कर दिया है। तो बताइए गिरने के बाद क्या स्टॉक थोड़ा ओवरसोल्ड रीजन में आ चुका है या अभी और भी गिरावट दिख सकती है? जी, देखिए ऑटो क्षेत्र ओवरऑल एज ए सेक्टर काफी स्टॉक्स में अभी भी बिकवाली का प्रेशर है। और हीरो मोटोको की भी बात करें तो डेली चार्ट्स पे अगर शॉर्ट टर्म व्यू देखें तो काफी ओवरसोल्ड है, थोड़े से जो है पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख पा रहे हैं, जिसके चलते हल्के छोटे मोटे ट्रेडिंग बाउंस बैक दिख सकते हैं। बट अगर थोड़ा ब्रॉडर व्यू देखें तो जिस तरीके का सेटअप है, सिग्नल ज्यादा मिल रहे कि शायद स्टॉक अपने अहम सपोर्ट जोन जो है करीबन 4100 के आसपास वो छूने की तैयारी कर रहा है। तो एक नेगेटिव आउटलुक है शॉर्ट टू मीडियम टर्म की। तो अगर आपका नजरिया शॉर्ट टू मीडियम टर्म का है तो बेहतर रहेगा कि हीरो मोटोकॉर्प से आप एग्जिट ले। अगर ऑटो क्षेत्र से ही अगर आप स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट्स या नाम चुन सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं, शिफ्टिंग के लिए ओपन है आप, तो आप दूसरे स्टॉक्स को चुनिए। स्पेशली अगर मुझे यहाँ पे स्टॉक्स ढूंढना है तो आइशर मोटर्स का प्राइस पैटर्न मुझे बेटर लग रहा है। स्टॉक स्टेबल है, 4770 काफी महीनों से ये रेंज होल्ड कर रहा है और मेरा अनुमान है यहाँ पे आपको 5500 तक टारगेट दिख सकता है। तो यहाँ पे प्राइस सेटअप बेहतरीन के होने के चलते मैं कहता हूँ कि हीरो मोटोकॉर्प आप एग्जिट करें और शिफ्ट करें आइशर मोटर में। तो मोटो से एग्जिट करके आपको आयशर मोटर्स में खरीदारी की सलाह मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर हमारे साथ अशरफ हैं। माफ़ कीजिएगा, व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचा है। अशरफ का सवाल बजाज हाउसिंग फिनांस पे है। 143 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और 130 शेयर इनके पास हैं। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बजाज हाउसिंग फिनांस 143 की इनकी बाइंग, क्या राय बनेगी? प्रशांत भाई सीधे सीधे टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज बिल्कुल है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पूरा क्षेत्र जो है वो काफी आकर्षित लगता है। यहाँ पर जो हमें कंपनियां अच्छी लगती हैं वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस और कैन फिन होम्स। बजाज हाउसिंग फाइनेंस मेरे ख्याल से एक दशक के बाद बजाज समूह की कंपनियों की तरफ से इसका IPO आया। 75 का मेरे ख्याल से इसका फ्लोर था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो प्रशांत भाई। और जब IPO आया था तो कारोबार और भविष्य को लेकर के मैनेजमेंट ने टिप्पणियां करी थी कि करीबन 12 या 15% के आसपास सालाना आपको ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। और वो अगर आप कंपाउंडिंग करते हैं आने वाले 2-3 साल में तो एक सकारात्मक सा रुझान निकल करके आता है। दूसरी बात यह है कि जब कभी भी रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा करता है, जो कि कर रहा है प्रशांत भाई, उसका एक सकारात्मक सा असर जो है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर पड़ता है। और एक बात और कहना चाहूंगा जो कि अभी हुई नहीं है लेकिन आने वाले भविष्य में होने की संभावना है, वो है ब्याज दरों में कटौती। अगर ब्याज दरों में कटौती होती है तो सीधा सीधा सकारात्मक सा असर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर भी पड़ता है। चलिए, तो ये है राय बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर आपको मिलती हुई। इसी के साथ इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। शुक्रिया करेंगे गौरांग सर, शुक्रिया करेंगे अक्षय, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम राय देने के लिए। शो में हम यहाँ विदा लें उससे पहले आपको बता दें कि भारत की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी ने इस साल पहली बार 20 लाख यूनिट का प्रोडक्शन किया है। आगे एक्सपोर्ट और क्षमता विस्तार को लेकर क्या योजनाएं हैं, इस पर कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राहुल भारती से खास बातचीत की हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी ने। मारुति सुजुकी पहली कार निर्माता बना है भारत का जिसने 2 मिलियन प्रोडक्शन यूनिट का जो लक्ष्य है उसे हासिल किया है इस साल में अभी तक। इसकी वजह क्या रही, आगे कैसा देख रहे हैं इसको, ये सब बताएंगे हमें राहुल भारती जी जो ED हैं मारुति सुजुकी के। राहुल जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। शुरू करते हैं 2 मिलियन यूनिट से, माइलस्टोन है आपके लिए। एक पूछना चाहेंगे कि कैसा रहा डिस्ट्रीब्यूशन इसका, क्या मतलब है इसका आपके लिए? 20 लाख का जो हमने ये मील पत्थर इस बार कंप्लीट किया है दिसंबर में, एक कैलेंडर ईयर में 20 लाख प्रोडक्शन, ना सिर्फ मारुति के लिए बल्कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के लिए बहुत गौरवपूर्ण और बहुत खुशहद मौका है, क्योंकि अब हिंदुस्तान विश्व के कई देशों से अधिक हो गया है। आप ये मान के चलिए कि सिर्फ एक कंपनी मारुति सुजुकी विश्व के कई देशों से
कार प्रोडक्शन में आगे हो गया है। यूके, इटली, फ्रांस, कनाडा, ब्राज़ील, इन सब की जो एक साल में प्रोडक्शन होती है उससे कहीं अधिक मारुति सुजुकी एक कंपनी की प्रोडक्शन अधिक हुई है इस कैलेंडर ईयर में। और ये आगे आने वाले दिनों के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा एक संकेत है कि हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ पाएगा, इस दिशा में अग्रसर हो पाएगा। आपने कहा कि इनका कहाँ किस मार्केट में, तो हिंदुस्तान में तो हमने है ही है, हमारी मार्केट लीडरशिप है, कस्टमर्स से हमें बहुत प्यार मिला है, 40% इंडिया का मार्केट शेयर है। लेकिन हमने कई देशों में भी, करीब 100 से अधिक देशों में हमने गाड़ियाँ एक्सपोर्ट की हैं और वो अधिक देशों में अधिक मॉडल्स हम और लॉन्च करते जा रहे हैं। 20 लाख में करीब 2.9 लाख 2.9 लाख हमने एक्सपोर्ट की हैं गाड़ियाँ। अगर बात करें आगे आने वाले भविष्य में, आपका जो टारगेट है वो इसे दुगना करने का लक्ष्य है, वो कितना अचीवेबल है, उसे कब तक अचीव करेंगे आप? कुछ समय पहले हमने 20 लाख प्रोडक्शन कैपेसिटी क्षमता क्रिएट की हिंदुस्तान में, और करीब ये 40 वर्षों में हमने इतनी दूरी तय की। अब हम 20 लाख से 40 लाख सिर्फ अगले 7 सालों में प्रोडक्शन कैपेसिटी करना चाहते हैं। उसके लिए हम 2 ग्रीन फील्ड यानी कि बिल्कुल नए प्लांट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कमीशन कर रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में खरखोड़ा में, और एक के लिए हम अभी लैंड ढूंढ रहे हैं गुजरात में। और सुजुकी के लिए पूरी अगर बात करें, कंपनीज में जितनी भी सब्सिडीज हैं, जितने देशों में कंपनियां हैं, उनमें आपने एक पहली ही कंपनी है जिसने ऐसा लक्ष्य हासिल किया है। तो एक्सपोर्ट पे नज़र डालें तो एक्सपोर्ट कितने हुए इसमें से? 20 लाख गाड़ियों में से करीब 2.9 लाख गाड़ियां हमने एक्सपोर्ट की हैं, और आगे आने वाले समय में हम ये इसको काफ़ी तेज़ रफ्तार पे बढ़ाते जाएंगे। तो अगर इस दशक के ख़त्म होने तक 2030-31 साल में हम, मेरे ख्याल से ये जो 3 लाख के आसपास है, इसको हम 7.5 से 8 लाख तक ले जाएंगे।